जी भैया बताएंगे। आपके बेटे के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, आप लोग इलाज से असंतुष्ट थे, आप लोगों ने कब आवेदन वगैरह दिया, शिकायत की कब? जी जी मैडम, मैं आदर्श त्रिपाठी का पिता हूँ और मेरा लड़का लोको पायलट, सहायक लोको पायलट के पद पर कार्यरत था रेलवे पे। तो ये घटना 14 नवंबर 2024 की है और उसके एक दिन पहले लड़का हमारा 11 बजे रात को ड्यूटी करके आया था और बिल्कुल स्वस्थ था। रात को खाया पिया सोया। सुबह 8 बजे उसके दोस्तों का फ़ोन आया कि क्रिकेट खेलना है और 8 बजे उठा मैडम। उसके बाद अपनी बाइक निकाला, बाइक स्टार्ट करके खुद चला के गया। घर में बताया कि मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में, और बाइक चला के गया और करीब 15 मिनट बाद फ़ोन आता है कि आपका बेटा गिर गया है, बेहोश हो गया है। तो मैं घर से बाहर गया था मंदिर में पास के, तो मैडम घर में थी, तो ये तुरंत अपनी स्कूटी लेके घटनास्थल पर पहुँच गई। और उसके बाद मुझे भी जब पता चला तो मैं भी बाद में पहुँचा बहू को लेके। तो तब तक वो अंदर हो चुका था और वो अस्पताल जाके अपना रेलवे कार्ड दिखाया कि मैं रेलवे का एम्प्लॉई हूँ। उसको देखकर हॉस्पिटल के जितने एम्प्लॉई थे उसको ले लिए अंदर, एडमिशन ले लिए उसका। और वहाँ पूछने पता चला कि अभी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर 10:30 बजे आएंगे। तो उसके बाद कोई वार्ड बॉय और ये नर्सेस थी, नर्स स्टाफ, ये लोग उसका ट्रीटमेंट शुरू किए, कैजुअल्टी में उसको रखे। तो तब तक मैं भी पीछे से पहुँच गया था। तो वहाँ देख के लग रहा था मैडम कि जैसे उन लोगों का उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक पैसा बनाना है, जल्दी से जल्दी बिलिंग करना है। कि रेलवे का एम्प्लॉई है, पेमेंट तो रेलवे को करना है। उनका उद्देश्य ये था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिलिंग कर लो। तो हर काम जल्दी जल्दी वो लोग कर रहे थे, उनको देख के ही लग रहा था। तो हम लोग बोले कि उसका ऑक्सीजन बीपी लेवल डाउन होता चला जा रहा है। अभी उसका 100 था, 100 से 80 हो गया है, 80 से 70 हो गया है। फिर बोले कि हम लोग मेंटेन कर रहे हैं उसको, मेंटेन करके फिर उसको 100 तक पहुँचाए, वो मेंटेन कर दिए। उसके बाद एक नर्स थी, वो बोली कि अब इनको जल्दी से सीटी स्कैन करो, इनका बीपी इनका स्टेबल हो गया है और सीटी स्कैन करो। सीटी स्कैन के लिए ले जाने लगे और ज़रा सा भी टाइम नहीं दिया कि आधे घंटे भी अगर ऑक्सीजन मास्क लगा के रखते तो हो सकता है कि स्टेबल हो जाता उसका बीपी। लेकिन वो लोग जैसे 100 उसका बीपी पहुंचा, ऑक्सीजन मास्क निकाल के सीटी स्कैन करने के लिए ले जाने लगे। और हम लोग भी थे मैडम साथ में, मैं भी था, उसको उठा के स्ट्रेचर खींच के साथ में। उसके स्टाफ का भी एक लड़का था, अंशुमान मिश्रा नाम है उसका, तो भी आ गया था साथ में, हेल्प के लिए हम लोग थे। तो हम लोग उसको हाथ लगाए, उठाए और खुद भी उठा, वो अपने से उठा और सीटी स्कैन मशीन पे लेटा वो। और जैसे ही उसको मशीन के अंदर डाले, वो बहुत जोर की लंबी सांस लिया 2 बार और हम लोग उसी जगह। और उसके बाद फिर हम लोग को जैसे महसूस हुआ कि उसी समय उसको उसकी उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा क्या लगा। टाइम हुआ रहा होगा उस समय? उस समय का टाइम मैडम 10 से 10:15 के बीच टाइम था और डॉक्टर नहीं आए थे उस समय। लेकिन उसके बाद जैसे नाटकीय घटनाक्रम था, हम लोग जैसे बरगलाया गया कि अभी डॉक्टर आने वाले हैं और इसको आईसीयू में हम लोग ले जाएंगे। और जल्दी से सबके चेहरे से लग रहा था घबरा गए हैं सब। उसको जल्दी से उठा के आईसीयू में भागे लेके लोग उसको। अच्छा, हम लोग भी उनके पीछे पीछे भागे। तो उसके बाद तब तक डॉक्टर आ गए थे 10:30 तक। हम लोग को बाहर खड़ा रखा गया, अंदर का गेट बंद हो गया था। फिर हम लोगों को 15 मिनट बाद बुलाया गया और बोला गया कि आपके बच्चे का हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस समय कितने बजे होंगे? उस समय भी 10:30 की बात की घटना, मैं मतलब 10:30 बज के चुका था और डॉक्टर आ चुके थे उस समय। फ़ोन उन किए होंगे ये लोग कि ऐसी घटना हो गई है, तब तक डॉक्टर आ गए। फिर आईसीयू में डॉक्टर आ गए थे, डॉक्टर संजय गोयल थे उस समय, तो वही थे। तो हम लोग को बुलाए, बोले आपके बच्चे का हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि उम्मीद कम है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मेंटली हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ये घटना सुनाने के लिए। उसके बाद फिर एक स्टाफ का निकला, बोलता है कि प्रयास चल रहा है, अभी उम्मीद कम है लेकिन यह प्रयास चल रहा है। उसके बाद फिर तीसरी बार बुलाए, बोले कि अब भाई हम लोग बहुत प्रयास कर चुके हैं, नहीं हो सकता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे चुके हैं, वेंटिलेटर पर ले आए हैं, अब नहीं हो सकता है। तो बल्कि हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, सर एक बार और कोशिश कीजिए, अभी उम्मीद बची है। लेकिन बोले भाई नहीं हो सकता, हम लोग पूरा प्रयास कर चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोग बोले कि हम लोग अंदर जाके उसको देखेंगे किस पोजीशन में है। तो एक एक जन को हमको अंदर जाने दिए, एप्रॉन पहनाए मुझे, फिर अंदर जाने दिए, फिर मैडम को अंदर जाने दिए, फिर बहू को भी अंदर जाने दिए, एक एक आदमी को अंदर जाने दे रहे थे। हम लोग भी पूरा प्रयास किए, उसका पैर सहलाए, पैर गर्म किए हाथ से, लेकिन फिर कोई रिस्पांस नहीं मिला उसका। फिर अंत में बाहर निकल आए। फिर परिणाम निराशाजनक रहा। और लेकिन पूरी घटनाक्रम को देख के यही लग रहा है मैडम कि जैसे उन लोगों का नाटकीय घटनाक्रम था, डॉक्टर नहीं आए थे, बस अपने को बचाने के लिए उन्होंने एक नाटकीय घटनाक्रम किया और सरासर पूरे स्टाफ की गलती है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जब अस्पताल में स्टाफ नहीं था तो उन्होंने एडमिट क्यों किया? तुरंत अगर रेफ़र कर देते तो हम लोग दूसरा विकल्प तलाश सकते थे और समय रहते हम उसकी जान बचा सकते थे, दूसरे अस्पताल पर जाते।
क्या आपको लगता है कि हॉस्पिटल का बिल बढ़ाने के लिए टाइम पास किया जा रहा था? बिल्कुल मैडम, मुझे तो यही लगता है कि इन लोगों को जैसे पता चलता है कि कोई रेलवे का एम्प्लॉई है या कोई आयुष्मान कार्ड वाला है, पहले लोग पूछ लेते हैं आपका आयुष्मान कार्ड है कि नहीं, या रेलवे का एम्प्लॉई है। अगर ये पता उन लोगों को चल गया तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिलिंग करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। वहाँ देख के तो यही लगा मुझे कि इन लोगों का उद्देश्य अधिक से अधिक पैसा बनाना है, इलाज कराना कम और पैसा बनाना ज़्यादा रहता है इन लोगों का। बॉडी कितने बजे दी है वो लोग? बॉडी तो 12 बजे के बाद हम लोग को हैंड ओवर कर दिए थे मैडम, लेकिन फिर हम लोग क्या था कि घर में नहीं बताए थे, इन लोगों को नहीं बताए थे घर में, तो फिर बॉडी वहीं रखवा दिए थे, मर्चुरी में रखवा दिए थे। लेकिन 12 बजे फाइनल हो गया था कि अब नहीं है वो। हम लोगों को मतलब वही 11:30 पौने 12 बजे बताए हैं लोग। तब जो उसमें समरी में लिखे हैं ये लोग मृत्यु का समय, उसी समय हम लोग बताए ये लोग, उस समय तक छिपा के रखे थे। एक नाटकीय घटनाक्रम करते रहे लोग। मैच करने के लिए उसी समय बताया? हाँ, मैच करने के लिए उसी समय बताया हम लोग को, 11:30 पौने 12 के बीच बताए कि अब नहीं हो सकता। बाकी वो छुपा के रखे थे। हम लोग को पता चल गया था नीचे, जब CT स्कैन में उसकी मृत्यु हुई तो हम लोग को उसी समय एहसास हो गया था कि अभी नहीं है, क्योंकि बहुत जोर की लंबी सांस लिया, उसके बाद उसकी आंखें पलट गई, तो हम लोग को लगा बेहोश हो गया होगा, कोमा में चला गया होगा। लेकिन उसी समय उसका वो फाइनल हो गया था, उसी समय वो ख़त्म हो गया था वो। लेकिन फिर ICU में लेके गए, उसके बाद फिर घुमाते रहे हम लोगों को डॉक्टर के आने तक, और फिर फाइनली वही 11:30 पौने 12 के बीच बताए हैं कि आपका बच्चा नहीं है। कब ऐसा लगा कि इलाज सही नहीं था? कब आप लोगों ने शिकायत की, कहाँ की? हाँ जी मैडम, पहली बात तो मैडम हम लोग को यही लगा कि ये जब ये डॉक्टर नहीं थे वहाँ मौके पे, और वार्ड बॉयज़ नर्सेज ये लोग ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे और जल्दबाजी कर रहे थे हर चीज़ के लिए, तो उसी समय मुझे लगा कि लोग गलती कर रहे हैं। जब उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल दिए, जब उसका BP स्टेबल हो गया, 100 हो गया, तो उस समय ऑक्सीजन मास्क निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे हिसाब से तो कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे उसको रखते उसका BP स्टेबल हो जाता, या 120 तक भी पहुंच जाता हो सकता है। तब CT स्कैन करते, MRI करते, जो भी करते, तब हो सकता है कि परिणाम सकारात्मक होता। लेकिन यह है कि इसी में मुझे महसूस होता है कि ये लोग जल्दबाजी कर गए। और मैं उसी समय बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं सोचा कि इन लोगों का भाई ये लोग डिपार्टमेंट के हैं, लोग ज़्यादा नॉलेज होगा मेरे से, तो उसमें मैं कोई इंटरफियर नहीं किया इसीलिए। लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि यही सबसे बड़ी गलती की है ये लोग। जी, शिकायत के बारे में बताएंगे? शिकायत के बारे में तो यही मुझे महसूस हुआ मैडम कि हमारे बारे में ये लोग एक घटना के 1 दिन बाद तुरंत पेपर में निकाल दिए कि घर वालों की लापरवाही से ऐसा हुआ है, और ये लोग इग्नोर किए, ऐसी बीमारी थी लड़के को। तो अपने बचाव में ये लोग अपनी गलती छिपाने के लिए हम लोग दोषी ठहराते हुए उन्होंने दैनिक भास्कर में घटना के तुरंत तीसरे दिन इन लोगों ने प्रकाशित कर दिया। तो बल्कि मैं प्रकाश संपादक को बोला भी कि आपने हमारे परिवार का बयान नहीं लिया बिना हम लोगों की सहमति कि आपने कैसे निकाल दिया, आपको तो मीडिया के लोग हैं, आपको दोनों पक्षों की सुनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है अस्पताल का कि स्टाफ है कि नहीं है वहाँ पे, हम कैसे आपका छाप दें, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, और आपके बारे में तो मैं वहाँ से पूरा पता किया हूँ। तो यही बोल के हम लोगों को दबा दिया हो, तो हम लोगों को सुनने को तैयार नहीं था वो। तो आपने जिला चिकित्सा अधिकारी को कंप्लेन किया? जी, फिर मैडम मेरे दिमाग में आके मुझे जिला चिकित्सा अधिकारी को शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग नहीं सुनेंगे और जो इनके पक्ष में काम कर रहे हैं वो लोग भी नहीं सुनेंगे। तो मेरे दिमाग में यही आ कि जिला चिकित्सा अधिकारी को शिकायत करना चाहिए, वहीं से मुझे निष्पक्ष न्याय मिलेगा और वहीं से आगे की कार्रवाई होगी। वहाँ क्या आश्वासन मिला? अब वहाँ तो अभी मुझे वही यही आश्वासन मिला है। आज मैसेज आया है मेरे मोबाइल में मैडम कि कल मुझे बुलाया गया है, जिला चिकित्सा अधिकारी के यहाँ कल बुलाया गया है 3 बजे सारे कागजात के साथ। अब वहाँ मेरा बयान लिया जाएगा, और अब जो भी मैं अपने पक्ष में मैं रख सकूँगा अपना बात रखूँगा। मुझे कल के लिए बुलाया गया है, दिनांक 31/12/2024 को 3 बजे अपराह्न बुलाया गया है। आज मेरे मोबाइल में मैसेज आया है, तो सारे दस्तावेजों के साथ। थे जी कि आज आप PM रिपोर्ट के लिए गए थे? जी, उसका क्या हुआ? PM रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है मैडम। अभी मैं SP ऑफिस से ही आ रहा हूँ, और वहाँ पता चला है कि अभी तक PM रिपोर्ट नहीं पहुँची है, जबकि घटना को 1.5 महीने बीत चुके हैं। आज पूरे 1.5 महीने बीत चुके हैं। 14 नवंबर की घटना है, लेकिन आज तक भी PM रिपोर्ट नहीं पहुँची है। और थाने से बोला जा रहा है कि मैं यहाँ से भेज चुका हूँ, लेकिन SP ऑफिस से अभी PM रिपोर्ट नहीं पहुँची है। क्या लग रहा है आपको कि बड़ी संस्था है तो सब तरफ से दबाव होगा? अब बड़ी संस्था है मैडम, पैसे वाली पार्टी है, कुछ भी कर सकते हैं लोग अपनी गलती छिपाने के लिए, क्योंकि पहले दिन से ये लोग अपना कारनामा शुरू कर दिए अपनी गलती छिपाने के लिए। तो आगे तो हो सकता है कि अपना बचाव में कुछ भी कर सकते हैं लोग। लेकिन मैं तो शासन से यही मांग करूँगा कि ऐसे अस्पतालों का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए,
जो कि निर्दोष मरीजों की जान लेके अपनी जीविका चलाते हैं, अनट्रेंड स्टाफ रखते हैं, और ख़ास करके मेडिकल के क्षेत्र में तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जी।